अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, शुएब ने मुझे ये कहानी सेंड की है और शुएब इससे पहले भी अपनी स्टोरीज मुझे सेंड कर चुके हैं। आपको याद होगा चट्ठा पुली या चट्ठा बख्तावर भी उसको कहते हैं, रावल डैम के साथ एक हॉस्टल की एक कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि उनकी ज़िंदगी की और भी कहानियां हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे आपको सुनाऊंगा। तो आज उन्होंने मुझे काफ़ी खौफनाक अपने वालिद की और फैमिली की और उनकी ज़ात से जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां थी वो सेंड की हैं, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जो उनका मैंने उस पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, एक गांव मरी के पास एक गांव है कोटली सतियाँ, बड़ा मशहूर नाम है उनका। कहना है कि लोग जो वहाँ मरी में रहते हैं वो इस नाम को बाखूबी जानते हैं। मरी की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं खुद मरी कई दफ़ा गया हूँ। मरी से आगे कागान, नारान और इस तरफ आप जाएँ तो ये जितने भी जंगलात हैं असल में वहाँ पे आज भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो दरख्त हैं और जहाँ तक हद निगाह जाती है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, वो दरख्त ही दरख्त हैं। तो उन दरख्तों के बीचों बीच कितने राज छुपे हैं, ये बात सही है, आप नहीं जानते। आज के दौर में बात होती है चुड़ैलों की, जिनों की, भूतों की। तो जिन भूत तो आपको अपने इर्द गिर्द भी कई जगहों पे नज़र आते हैं, लेकिन वो उस चुड़ैल की मैं बात करूं जो इंसानी इंसानों में से होती है और एक रूप धार लेती है, एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाती है। तो ऐसी चुड़ैलें आज भी, ये जो पहाड़ों के पाकिस्तान में सिलसिले हैं कश्मीर वाली साइड पे, वहाँ आज भी कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये पुराने वक्तों की मैं बात नहीं कर रहा, आज के दौर की बात कर रहा हूँ। आज भी वहाँ पे कई इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसकी रीज़न ये है, आबादी वहाँ पे आज भी बहुत कम है। लोग रहते हैं तो दूर दूर रहते हैं, काफ़ी फासलों पे रहते हैं। 2-3 घर हुए, उसके बाद फिर काफ़ी 2-3 फासले पे घर हुए। ज़्यादातर जंगल है, जहाँ जानवरों का बसेरा है। वहीं पे शैतानी कुव्वत हासिल करने के बाद वो औरत जो चुड़ैल बन जाती है, वो इन्हीं पहाड़ों में बसेरा करती है। एक तो वो किसी को नज़र नहीं आती, दूसरा वो अपना शिकार आसानी से कर लेती है। ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी से भी कुछ जुड़े हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह मैं वो भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ तस्वीरें भी अपनी शेयर कराऊंगा। जब मैं ऐसी जगहों पे जाता था तो उस वक्त भी, अभी मैंने राज प्रोग्राम भी नहीं शुरू किया था, 2008 से भी पहले की बात है, और उसके बाद भी कई दफ़ा जाना हुआ, तो पहाड़ की किसी चोटी को मैं ढूंढता था जो सबसे ऊंची हो, चाहे जितना उसके ऊपर पैदल चल के जाना हो तो मैं पैदल चल के जाता था। जब मैं चोटी पे पहुंच जाता था तो दरख्तों की छाँव तो होती थी, उस वक्त मैं सिगरेट पीता था। तो वहीं मैंने अपनी सिगरेट सुलगा कर खामोशी से उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता था। जो परिंदों की आवाज़ें तो आ रही होती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलना शुरू होती थी तो कुछ और भी आवाज़ें आती थीं जो मैं समझ सकता था कि उस छुपी हुई मखलूक की आवाज़ें हैं जिनके दिन शुरू हुआ। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है वो मखलूक बाहर आ जाती है। तो खैर, मैं शुएब की कहानी की तरफ आ रहा हूँ। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि शुएब की कहानी भी ऐसी ही एक जगह से है। जो उनका कहना ये है कि कुकिंग का वो काम करते हैं, अपने मामू के साथ मिलके वो कुकिंग का काम करते थे। तो शादी ब्याह पे इनको बुलाया जाता था और शादी ब्याह पे जाके ये मुख्तलिफ़ शादियों पे देगें जो पकाना होता है ये वो खाना बनाते थे। ऐसी एक दफ़ा उनकी एक शादी मामू के घर से तकरीबन कोई 1 घंटे के फासले पर थी।
पहाड़ी रास्ता था बहुत लंबा, और हमें ऑर्डर मिला कि वहाँ पे एक शादी है और आप लोग वहाँ पे आइए और खाना बनाना है। बुकिंग हो गई। जब मुकर्ररा दिन आया तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। अपना सारा सामान जो एक होता है, तैयारी करनी होती है कुकिंग के लिए, हम अपनी तैयारी करना शुरू हो गए। और हम लोग रात को सोए उस जगह पे, हम पहुँच गए, सामान लिया, जो कुछ करना था वो करके हम पहुँच गए। तो हम, मामू का घर मेरे घर से बहुत दूर था और मामू के घर से भी तकरीबन कोई आगे 1 घंटे का सफ़र था। हम वहाँ पे पहुँच गए तो एक जंगल के अंदर ही 1-2 घर थे और उन लोगों की शादी थी। रात को हम अपनी तैयारी शारी करके सो गए कि सुबह 4 बजे उठेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। सुबह 4 बजे तो हम लोग उठ गए और उठते ही अपनी कुकिंग करना शुरू कर दी। बहुत बड़ी शादी थी, काफ़ी ज़्यादा हमें पकाना था और इस तरह का सिलसिला था कि मुसलसल हमने बिज़ी रहना था। जो बड़ी शादी होती है उसमें मेहमान आते जाते हैं तो ये आर्डर होता है कि आप साथ साथ बनाते जाइए, ताज़ा होगा, जैसे मेहमान आएंगे उनके हम सामने रख देंगे, उनको ताज़ा खाने को मिलेगा। तो एक बड़ी शादी थी, इसलिए मेहमानों का सिलसिला भी थम नहीं रहा था। मेहमान आते गए और हम खाना बनाते गए। सुबह 4 बजे के उठे हुए शाम के 5, साढ़े 5 हो गए और सांस लेने तक का टाइम नहीं मिल रहा। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब बीच में उठता बैठता तो है बंदा, लेकिन फिर भी कोई घंटे के लिए रेस्ट मिल जाती है, आधे घंटे के लिए, ऐसा कोई सीन नहीं था। 5 मिनट के लिए बैठ गए, फिर शुरू हो गए, करते करते 5:30 हो गए, मेरी हालत एंड हो गई। तो उस वक्त बोले कि मेरे घर खाना कौन देकर आएगा। तो मुझे फौरी एहसास हुआ कि यार मैं खाने के बहाने चला जाऊं, खाना देकर आऊँगा तो कम से कम मुझे रेस्ट मिल जाएगी, 1-2 घंटे आने जाने के लग जाएंगे। इधर तो सुबह से कर रहा हूं और 5 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट मिलती है और उसके बाद फिर चल सो चल है। मैंने कहा जी मैं खाना दे आता हूँ। उन्होंने मेरा खाना हवाले किया, उन्होंने कहा रास्ता पता है। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मैं दे आता हूँ। मैंने खाना उठाया और पैदल ही, तकरीबन जिस वक्त मैं रवाना हुआ हूँ 6, सवा 6 बजे का टाइम था। पहाड़ी सिलसिले के अंदर शाम बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज की किरणें वैसे भी दरख्तों की वजह से नीचे तक कम ही पहुंच रही होती हैं। नीचे एक मुसलसल छाँव की सी होती है और बहुत ऊंचे ऊंचे ये दरख्त होते हैं, तो इसलिए बाकी जगहों पे तो आहिस्ता आहिस्ता शाम का मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम से अंधेरा छा जाता है और जिस वक्त मैं रवाना हो रहा था अंधेरा शुरू हो गया था। खाना उठाए मैं अपनी मस्ती में चलता हुआ अपने रास्ते की तरफ जा रहा था। जानता था कि घर का रास्ता कौन सा है, उस तरफ मैंने पहुंचना है। उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। चलते 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 मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे एक थोड़ी सी ऊंचाई थी, चढ़ाई थी, मैंने ऊपर चढ़ना था। क्योंकि पहाड़ों पे हमेशा याद रखिएगा रास्ता सीधा नहीं होता, ऊंचा चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। इस तरह के रास्ते होते हैं जो पैदल वाले होते हैं। गाड़ियों के लिए तो अंदर मेन पे पुख्ता रोड बन गई हैं, लेकिन जो बीचों बीच लोग रहते हैं उनको अपने रास्ते इस तरह के खुद बनाने पड़ते हैं। तो मैं ऐसे चलता चलता जब उस चढ़ाई पे चला तो मेरी निगाह बिल्कुल एक ऐसे घर पे पड़ी जो मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ मौजूद था और बहुत ही पुराना घर था, जिसको बना के शायद जो उस घर के मकीन थे उसको छोड़ चुके थे। वीरान पड़ा हुआ घर था। क्या वजह हुई थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था और वीरान कर दिया था। मैंने जब उस घर को देखा तो पहली दफ़ा मेरे जिस्म के अंदर एक खौफ की वजह से झुरझुरी सी हुई, ऐसे कपकपाहट सी हुई। इंसान के अंदर तजस्सुस हमेशा रहता है। उस घर को देख के मेरे दिमाग में एक पहली बात ये आई कि कभी किसी ने बड़े दिल से इस घर को बनाया होगा और पहाड़ की चोटी पे ही इस घर को बनाया हुआ है और कैसा खूबसूरत घर है। लेकिन अब तो एक भूत बंगला है और कब से वीरान पड़ा है। अब तो कभी भी इंसान इस तरफ का रुख नहीं करते होंगे। इसके जो बनाने वाले थे अपने इस मोहब्बत के बनाए घर को छोड़ के चले गए होंगे। तो मैं घर की खड़ा होकर सोच रहा था तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं नीचे क्या है ये। और जब मैंने नीचे झांक के देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे।
मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल नीचे, सफ़ेद शलवार कमीज पहने एक लड़की सर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था। और इस वीरान भूत बंगले के बिल्कुल नीचे ही वो लड़की जिस अंदाज में बैठी थी, तो मेरे एकदम से खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे वीरान भूत बंगले के बाद कोई कैसे बैठ सकता है, ये मैंने सोचा और परेशान हो गया। और जब मैंने उसको देख लिया कि एक लड़की सफ़ेद शलवार कमीज पहने ऐसे नीचे बैठी है, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं, मैं कितने दूर से चलता हुआ आ रहा था, कोई मुझे घर नहीं मिला और मुझे जानता था इसी रास्ते से ही तो हम आए थे कि रास्ते में कोई घर नहीं है। तो ये घर एक था जो वीरान भूत बंगला था, वहाँ उस लड़की का बैठना, यकीनन मैं समझ गया मामला कुछ और है। मैं वहीं से उल्टे कदमों पीछे आना शुरू हो गया। इस अंदाज में मैं कदम रख रहा था कि मेरे पाँव के नीचे कोई ऐसा पत्थर भी ना आए कि उसके सिरकने से आवाज़ पैदा हो, शोर पैदा हो। वो जो दूसरी तरफ मुंह करके किन ख्यालों में, सोचों में गुम बैठी है, कहीं मेरी तरफ वो मुतवज्जो ना हो जाए। पहाड़ों में रहने वाली लड़कियां रात को, शाम को इस तरह अकेली कभी भी नहीं बैठती। सांप, बिच्छू, कई तरह के खौफ होते हैं, इंसान सबसे बड़ा खौफ होता है। मैं उल्टे कदमों चलता चलता बिल्कुल पीछे आ गया और जल्दी से उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया जो घर की तरफ रास्ता था, जहां पे मैंने खाना दे के आना था। आगे एक आदमी आता हुआ महसूस हुआ मुझे, और जैसे मेरी जान में जान आई कि चलो कोई और इंसान भी है जो आ रहा है। मैं कुछ आगे काफ़ी चला गया था और मैं जैसे उसके करीब पहुंचा, मैंने उसे कहा अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ही उसको मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने झटका मारा। मेरे सलाम पे वो चौंक सा गया, बकायदा उसने झटका मारा और मुझे देख के कहता है वालेकुम अस्सलाम। वो खुद खौफजदा हुआ था और मेरे सलाम से जैसे मजीद खौफजदा हो गया था। मैं तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ गया। आगे मेरे उल्टे हाथ पे कब्रिस्तान आ रहा था। मैंने कहा मैंने कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखना, मैंने जल्दी से घर पहुंचना है। और मैं तेज तेज चलता 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 आखिरकार घर पहुंच गया। घर जाके मैंने पानी वगैरह पिया, खाना वगैरह दिया, कुछ देर वहां पे बैठा और फिर से मुझे वापस उसी रास्ते की तरफ जाना था, शादी वाले घर में पहुंचना था। एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि अब अंधेरा और बढ़ चुका है। मैं जिस रास्ते से गुजर के आया हूं उसी रास्ते से फिर से मुझे गुजरना है। मैं डर भी रहा था, मैं परेशान भी था, लेकिन मुझे जाना तो था, मुझे गुजरना तो था। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं रवाना हो गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घर के पास पहुंचने से पहले ये फैसला कर चुका था, मैं जितना आहिस्ता चलूंगा उसको मेरे चलने का, गुजरने का पता नहीं लगेगा। और मैं तेज तेज चलता हुआ जब उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि अब वो जगह आने वाली है। मैं मुड़ा और जैसे ही उस चढ़ाई से नीचे की तरफ उतरा तो उससे पहले एक कब्रिस्तान आता था। उस जगह के मैं अब करीब पहुंचने वाला था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो मैंने वहां देखा एक शख्स वहां पे खड़ा हुआ है कब्रिस्तान के बाहर। आप जब डरे हुए हों तो आप तो पहले से ही तैयार होते हैं, मैं पहले से ही तैयार था। लेकिन मैं जब उस शख्स के आहिस्ता आहिस्ता करीब गया तो मुझे लगा कि जैसे वो एक वाकई इंसान है। मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है, वो इंसान ही है। तो मैं चलते चलते जब उसके करीब गया तो मैंने देखा वो सिगरेट पी रहा है। मेरे दिल ने गवाही दी कि नहीं यार, ये कोई जिन भूत नहीं है, ये इंसान है। मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उसको सलाम किया, उसने सिगरेट का एक कश लिया, धुआं छोड़ा और मुझे कहता है वालेकुम अस्सलाम। मैंने उससे कहा भाई, मैंने वो आगे जो घर है ना, वीरान सा जो पड़ा हुआ है, उसके पास एक लड़की को बैठे हुए देखा है सफ़ेद शलवार कमीज में। मेरे इस जुमले पे उसने मुझे सर से लेके पांव तक ऐसे देखा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, तुम अकेले यहां पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये जगह बहुत भारी है?
और इतनी खौफनाक जगह है, और तुम रात के इस पहर उस जगह पे अकेले आ गए हो, और तुम जिस रास्ते की तरफ जा रहे हो उसी रास्ते की तरफ तो वो घर आता है। सिर्फ वो घर नहीं, पता नहीं क्या कुछ तुम्हें रास्ते में टकर सकता है, यानी मिल सकता है। मैं और डर गया उसकी बातें सुन के। मैं तो सिर्फ एक लड़की का उससे पूछना चाह रहा था, वो पूरे रास्ते का कह रहा था ये हॉन्टेड जगह है, यहाँ जिन्हों भूतों का बसेरा है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है रास्ते में। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उसने वो जलता हुआ सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट की तरफ देखा और उसके मुंह की तरफ देखा और उसको कहा कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। उसने कहा सिगरेट पकड़ो। मैं हैरान हो गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके कहने पे मैंने सिगरेट हाथ में पकड़ लिया। मुझे कहता है ये मैं तुम्हें पीने के लिए नहीं दे रहा, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए दे रहा हूं। ये आग का शोला सुलगता रहे, जलता रहे, तो कोई भी जिन्नात, कोई भी मखलूक तुम्हारे पास नहीं आएगी। बस यही ध्यान रखना, इसको ऐसे आगे अपने हाथ के पकड़ के रखना, ये हाथ में तुम्हारे आगे आगे हो, और तुम चलते हुए जाना, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी, खैरियत से तुम पहुंच जाओगे। वो कहता है अब जाओ, मजीद देर ना करो, रात बहुत हो रही है, यानी अंधेरा फैल रहा है। अब मैं उससे सिगरेट लेके इस अंदाज में चल रहा हूं कि मेरे चलने की जो रफ्तार है बिल्कुल आहिस्ता है, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, इसलिए कि अगर वो वहीं बैठी है, चली गई है, खड़ी है, रोड पे आ गया, कहीं पे भी है, उसको मेरी आमद का पता ना लगे। कहीं पहले तो आते हुए मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ आ रहा था और मुझे एहसास नहीं था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो एहसास हुआ नीचे बैठी है। तब मैंने अपने पाँव को इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता रखा था कि उस तक मेरी आवाज़ ना पहुंचे चलने की, कदमों की। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने शुरू कर दिए इस अंदाज में कि मैं उसको नजर ना आऊं, और ये वाला रास्ता जो इस भूत बंगले के सामने है ये मैं गुजार के जब आगे चला जाऊं उसके बाद फिर मैं तेज चलना शुरू कर दूंगा। अब जैसे ही उस जगह पे मैं पहुंचा जहां बिल्कुल अब सामने वो घर नजर आना शुरू हो गया था, अब मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरी चलने की आवाज़ बिल्कुल पैदा नहीं हो रही थी। इतनी आहिस्ता से मैं अपने कदम रख रहा था कि आहट पैदा ना हो, कि कहीं वो मेरी आहट सुन के मुतवज्जो ना हो जाए। चलते 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 मैं बिल्कुल उस घर के करीब पहुंच गया। अभी भी वो घर मुझसे 8 से 10 कदम के फासले पे था। जब मैं 8 से 10 कदम तय कर लेता तो वो घर मेरे बिल्कुल एक लेफ़्ट साइड पे आ जाता। आते हुए मेरे राइट साइड पे था, वापस जाते हुए मेरे लेफ़्ट से पे आ जाता, यानी उस घर के मैं बिल्कुल सामने खड़ा होता 8 से 10 कदम के बाद। और जैसे ही अभी उस घर के मज़ीद 3 से 4 कदम रहते थे पहुंचने में कि मैंने देखा उसी जगह जहां वो नीचे बैठी थी, मैंने आगे हुआ था और मैंने झुक के उसको देखा था और मुझे नज़र आई थी। तो उसी जगह के करीब अभी मैं पहुंच ही था कि मेरी आंखों ने मंजर देखा। वही लड़की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने जो पहले मैंने देखी थी, मेरी तरफ कमर करके बैठी थी। अब मैंने देखा कि वो खड़ी हुई है इस अंदाज में कि जो बैठी हुई एक नॉर्मल इंसान नज़र आ रही थी, खड़ी होते ही उसका कद इतना ऊंचा हो गया कि उसके सामने पहुंच के मैंने देखा कि वो नीचे ज़मीन से लेके ऊपर पहाड़ तक आ गई थी। और मैंने उसको उठते नहीं देखा। मुझे नहीं पता, उसका कद बड़ा हो रहा था, वो उठ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने उससे पहले उसका चेहरा भी नहीं देखा था, उसको बैठे हुए देखा था। सिर्फ ये एहसास था कि वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए और अभी मेरी आंखों के सामने वो इतनी लंबी हो गई थी या उस खड़ी हुई थी, अल्लाह बेहतर जाने कि वो पहाड़ की चोटी के पास जाके जो झुक के देखना पड़ता था, बहुत नीचे बैठी थी, अब वो ऊपर आ गई थी। वो कितनी लंबी हुई होगी कि नीचे खड़े होकर ऊपर तक आ गई थी। मैंने जैसे ही ये मंजर देखा, अभी मैंने उसको ऊपर आते हुए देखा है, क्योंकि मैं पहले झांक के देख चुका था। रास्ता तो यहाँ पे था नहीं, कोई सीढ़ी तो नहीं थी जिससे चढ़ के ऊपर आ रही थी।
वो थोड़ा सा आगे होके बैठी थी और वो काफ़ी जगह नीचे थी, तो अब उस जगह पे वो खड़ी हुई थी या उसका कद लंबा हुआ था, क्या हुआ था कि वो बढ़ती ही जा रही थी और मेरी आंखों के सामने मैंने देखा सफ़ेद शलवार कमीज़ वाली लड़की ऊपर की तरफ जा रही है और उसका कद मैंने अभी थोड़ा ही देखा था, जो मैं पहले ही डरा हुआ था मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैंने कहा भागो, अगर ज़िंदगी बचानी है भागो, मार डालेगी, ये कोई चुड़ैल है। मैंने जैसे ही उसको देखा, सिगरेट कहाँ गिरी मुझे कोई होश नहीं, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और भागना शुरू कर दिया। भागता 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 पसीने पसीने हो गया, मैं भागता 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 उस शादी वाले घर तक पहुंच गया। लेकिन मैंने कहा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने ही कहा था मैं चला जाऊंगा। उन्होंने पूछा भी था यार डरोगे नहीं, रात का टाइम अकेला हूं। मैं कहा कोई मसला नहीं, मैं बहादुर हूं, चला जाऊंगा। इस तरह की बातें की थी और अब मैं डर रहा था कि उनके सामने इस तरह हाँपता कांपता गया तो मजाक उड़ेगा कि क्या हुआ, तुम तो बहादुर थे। जंगलों में तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहती हैं, डर क्यों गए। मैंने पीछे खड़ा होकर सांस लिया, अपने सांस को बहाल किया, अपनी हालत को बेहतर किया। लेकिन तब मुझे याद आया कि मैंने उसको क्लियर देखा है। हाँ, उसका इंसानों की तरह बिल्कुल चेहरा, बिल्कुल एक इंसानों की तरह चेहरा था, लेकिन क्लियर से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका था। इतना मैंने चेहरा ज़रूर देखा था जैसे कि इंसान के चेहरे पे आँखें होती हैं, नाक होता है, होंठ होते हैं, सर पे काले स्याह बाल होते हैं, ऐसा ही उसका सर था। सर पे कोई दुपट्टा नहीं था, उसके बाल खुले हुए थे और एक नॉर्मल इंसानों की तरह उसका चेहरा था। लेकिन जितना कद उसका लंबा हुआ था वो किसी भी बशर का, किसी भी इंसान का इतना लंबा कद नहीं हो सकता था। कोई भी देखेगा जो समझ जाएगा, ऐसे वीरान रास्तों पे कोई बैठा हो और खड़ा हो तो इतना लंबा हो जाओ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। खैर मेरी जब हालत बेहतर होगी तो मैं चलता हूँ, मामू लोगों की तरफ गया। उन्होंने पूछा हाँ जी खाना दे आए हो? मैंने कहा जी हाँ खाना दे आए। उन्होंने कहा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं हुआ, और यूँ काम पे फिर से लग गया। लेकिन इंसान के साथ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं वो ज़िंदगी भर इस तरह के वाक़यात को भूल नहीं सकता। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मरी के पहाड़ या जो पहाड़ी एक सिलसिला है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। शैडो हिल्स तो खैर दरख्तों के बगैर हैं, लेकिन जो एक ऐसा सिलसिला है जहाँ पे एक लाइन में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो दरख्तों के ऐसा सिलसिला है कि हम गाड़ी रोक के उतरे भी थे। और मेरे ख्याल में मैंने कोई वीडियो वगैरह भी बनाई हुई है, शॉर्ट में डाल दूँगा। आबशारें बह रही हैं, पानी जा रहा है, पहाड़ों से गिरने वाला साफ शफाफ पानी पी सकते हैं, मीठा पानी। वहाँ पे कैसे हो सकता है ये जिन्नात और इस तरह की मखलूक ना हो? ऐसे पहाड़ों में ये मखलूक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और सिर्फ ये मखलूक नहीं, वहाँ पे रीछ और माउंटेन लाइन भी पाया जाता है। तो वहाँ पे जिन्नात जो कहा जाता है, पहाड़ों में चाहे वो खुश्क पहाड़ हो या दरख्तों वाले पहाड़ों, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जिन्नात का बसेरा होता है। अगला वो वाक़या कहते हैं कि उन्हें आगे पीछे करके वाक़यात भेजे थे, मकसद उनके जिन्नात की ज़िंदगी से जो जुड़े हुए वाक़यात हैं वो सुनाना है। तो वो कहते हैं ये वाक़ा तब का है कि जब हमने, आज हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी कहानी है नए घर की। लेकिन ये उस घर की कहानी है कि जब हमने किराए पे घर लिया था और हम किराए के घर पे रहते थे। जब हम उस घर में शिफ्ट हो गए, सामान वगैरह हमने रख लिया, तो कुछ अर्सा तो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी इस तरह का महसूस नहीं होता था। लेकिन फिर आगे ऐसा हुआ कि जब रात होती थी तो उस घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती थी। पहले जो हमें आवाज़ें आती थी वो इस अंदाज में थी जैसे कोई घर के अंदर चोर आ जाता है, खटका करता है, कोई चीज़ देख रहा है, उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपका ध्यान उस चोर की तरफ चला जाता है कि यार क्या है, कौन है, उठ के देखें क्या हो रहा है। और पहली रात जब इस तरह का हमें खटका सा महसूस हुआ तो हम उठ गए कि यार देखें तो सही किस चीज़ का खटका है। इंसान डर जाता है कि घर के अंदर कोई घुस तो नहीं आया। तो लाइटें वगैरह जला के हमने घर को देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था, खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद था। लेकिन हमने आवाज़ एक क्लियर सुनी थी। फिर कुछ दिन सुकून से गुजरे, उसके बाद फिर एक हमने आवाज़ सुनी कि रात का टाइम है, हर तरफ खामोशी है, ऐसे लग रहा है फिर से कोई खटका कर रहा है। हम फिर उठ गए, सर्च किया, हर जगह देखा। इस दफ़ा दिमाग में ये बात है कहीं चूहे तो नहीं है वो खटका करते हों, उनकी वजह से आवाज़ पैदा होती हो। लेकिन हमने कभी देखे तो नहीं थे। कुछ अर्सा और सुकून से गुजरा, फिर बाकायदा अजीबो गरीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई उस घर से। बाज
औकात तो ऐसा लगता था कि वो आवाज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और हमारे बिल्कुल पास से हैं। लेकिन शुरू शुरू में वो जो अजीबो गरीब आवाज़ें थी वो इस तरह की थी कि रात को सोए हुए अगर हमारी आंख खुलती थी तो ऐसा लगता था कोई आहिस्ता से आवाज़ में हंस रहा है। तो जहन में यही ख्याल आता था शायद कोई जाग रहा है घर में से और वो आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और शायद हंस रहे हैं। अगली सुबह उठ के पूछते थे यार कौन आधी रात को हंस रहा था, हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो सब कहते थे नहीं कोई भी नहीं हंस रहा था, सब सो रहे थे। कुछ अरसा और गुजरा, एक रात मेरी भी आंख खुली और मैंने आवाज़ को जो सुना बाकायदा किसी की रोने की आवाज़ थी। आप परेशान होकर उठ के बैठ जाते हैं, खुदा खैर करे कोई रो रहा है घर के अंदर, क्या परेशानी हो गया, क्या मसला हो गया। मैं उठ गया और देख के सारे घर का चक्का लगाया तो देखा सब के सब अपनी जगह पे सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। और जब सबको मैंने देख लिया इस अंदाज में गया था कि अगर कोई रो भी रहा है तो उसको पता ना लगे, मैं जाके उससे पूछूं क्या हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया था लेकिन सब अपने अपनी जगह पे सो रहे थे। मैं वापस आया, अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अभी लेटा ही था कि फिर से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई। तो मैं समझ गया कि घर में तो कोई भी जागा हुआ नहीं है लेकिन रोने की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ें कभी हंसने की कभी रोने की मुख्तलिफ घर के जगहों से आती थीं और तकरीबन एक एक करके घर के अंदर जितने भी फ़र्द थे सब ने सुन ली थी। कभी कोई सुबह उठ के कहता कि रात को मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली है तो मैंने एक आवाज़ सुनी है जैसे कोई सरगोशी में विस्परिंग में आपस में बात करता है, ऐसे कोई बात कर रहा था। मैं चौंक गया कि कौन है रात के टाइम जो इस तरह बात कर रहा है। उठ के देख लिया, सारा चेक कर लिया लेकिन कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने क्लियर एक आवाज़ को सुना था। इसी तरह कोई कूदा है छत के ऊपर, कोई दौड़ रहा है, कोई ऐसे रात को आवाज़ आती किसी ने कोई पाँव में पायल सी पहन रखी है और कोई चल रहा है। लेकिन वो माइनर सी आवाज़ होती। पायल की जो हमने आवाज़ सुनी थी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, महसूस हुआ था। बाकी आवाज़ें हमने क्लियर सुनी थी। वक्त गुजरता रहा। जो हमने किराए पे घर लिया होता उसके बिल्कुल साथ ही हमारे रिश्तेदार थे, उनका घर था। तो एक रात हम सोए हुए थे कि हम सब की आंख खुली उन चीखों की वजह से जो मेरी अम्मी चीखें मार रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी कि हमारे वो जो रिश्तेदार जिनका घर साथ था उनके घर तक भी चीखें गईं और वो भी जाग गए कि अल्लाह खैर करे, इनके घर से चीखों की आवाज़ आ रही है। इंसान डर जाता है क्योंकि ऐसी चीखें परेशानी की अलामत हैं। वो भी घर तक पहुँच गए। उन्होंने कहा क्या हुआ। तब अम्मी ने बताया कि मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी जिसको मैं अपना वहम समझ रही थी। मैंने इस घर के अंदर एक लड़की नुमा साया सा था, ब्लैक साया, जैसे कोई लड़की होती है उसका साया होता है, ऐसे तेजी से गुजरते हुए देखा। मैं समझी घर का कोई शायद फर्द है जो गुजर के गया होगा। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, काम में लग गई। और कुछ दिनों के बाद फिर से एक साया जब गुजरा तो मैंने कहा कौन गया है। मैंने उसको आवाज़ दी, नाम पुकारे, घर के जितने भी फर्द थे कि उनमें से अगर कोई गया है कमरे के अंदर तो उसकी मेरी आवाज़ चली जाएगी और मुझे जवाब देगा। लेकिन मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने उस साए कुछ चलते हुए अंदर जाते हुए क्लियर देखा था। तो मैं चलती हुई उसके पीछे चली गई कि कमरे में जाके देखूं कौन है। कमरे में जाके देखा, कमरे में कोई भी नहीं था। मैं परेशान हो गई, ये क्या है? क्या मेरा वहम था? नहीं, मैंने दूसरी दफा देखा है। उसके बाद जो मैंने देखा शाम के टाइम, तकरीबन कोई शाम का अंधेरा हो चुका था, रात ही थी तकरीबन, कि मैंने दरवाजे के बिल्कुल पास एक लड़की को खड़े हुए देखा, जो बाहर का दरवाज़ा है जिससे अंदर घर में दाखिल होते हैं। तो मैंने जैसे ही उस लड़की को देखा तो मैं समझा शायद कोई बाहर से मेहमान आई है या बाहर से कोई जिस तरह मिलने के लिए घर में आता है, किसी काम से आता है, कोई आता है। तो इसी अंदाज में देख के मैं चौंक सी गई और इंतज़ार करने लगी कि ये लड़की सामने खड़ी है। तो एकदम से दरवाजे से बाहर चली गई। मैंने कहा जो भी होगी ये दोबारा अंदर आ जाएगी। मैं उसका इंतज़ार करती रही लेकिन अंदर वो दोबारा नहीं आई। तो मैंने कहा शायद कोई होगी कोई जो आई और अंदर नहीं आई, चली गई। खैर
कुछ दिनों के बाद उसी लड़की को, मुझे उसका चेहरा धुंधला धुंधला सा याद था, क्लियर उसका चेहरा याद नहीं था, कि फिर से मैंने उसको एक रात के टाइम ही कमरे के अंदर गुजरते हुए देखा। पहले तो मैंने शैडो देखा था, फिर दरवाजे पे एक लड़की को देखा, और इसी तरह एक लड़की को कमरे से जब गुजरते देखा तो मैं एकदम से उठी कि या अल्लाह, ये क्या है, मेरा वहम है या वाकई कोई गुजरा है। मैं उठी और उठ के चलती हुई गई और जाके मैंने अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। मैंने बेड के नीचे हर जगह पे ढूंढ लिया कि कोई छुप तो नहीं गई, ये क्या है, मेरा वहम नहीं हो सकता। लेकिन मैंने हर जगह पे जब देख लिया तो कोई भी नहीं था। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मैं किसी से बात करूं तो कोई हंस ना पड़े, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए कि अम्मी को नज़र आ रहा है और को किसी को नहीं नज़र आ रही। खैर मैंने मसरूफ़ होगी, किसी से ये बात नहीं कर सकी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई कि परसों रात को मैंने ख्वाब में या जागते देखा, मुझे ये याद नहीं, लेकिन मैंने फिर से उस लड़की को देखा। इस अंदाज में देखा कि वो बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है, मेरी बिल्कुल चारपाई के वो साथ खड़ी है, और उसको जैसे ही मैंने देखा है तो मेरी आंख खुल जाती है और मैं उसको देखती हूँ ये क्यों खड़ी है, और जैसे मैं उसको देखती हूँ वो गायब हो जाती है। और उसके थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई, मुझे पसीना आया हुआ था, मैं डरी हुई थी कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। वो लड़की फिर से मेरे पास खड़ी थी, मैंने उसको क्लियर देखा है, लेकिन वो तो ख्वाब था। हाँ, मैंने उसको ख्वाब में देखा था कि मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखता हूँ मेरी चारपाई के पास खड़ी है, लेकिन वो गायब हो जाती है और फिर मेरी आंख खुल जाती है। इसका मतलब वो तो ख्वाब था। ये सब कुछ मेरे साथ चलता रहा, लेकिन आज रात मैं जब सोई हुई थी तो रात का कौन सा पहर था कि मेरी एकदम से आंख खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मैं बेचैनी सी महसूस कर रही हूँ, मेरे जिस्म के अंदर बेचैनी सी है, और बेचैनी की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, क्या हुआ है, मैं क्यों जाग गई हूँ, क्या मसला है। तो तभी एकदम से मेरी निगाह उन लड़की की उस आंखों पे पड़ी जो मेरी तरफ वो देख रही थी, टिकटिकी बांधी और मुस्कुरा रही थी। वो सामने खड़ी थी और उसको मैंने जैसे ही देखा तो कोई भी शकूक व शुबात बाकी ना रहा कि मैं जाग रही हूँ, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं ख्वाब की कैफियत में नहीं हूँ, मैं खुली आंखों से उस लड़की को देख रही हूँ। फिर भी इंसान रात के टाइम फिर भी तसल्ली करता है कि कहीं ख्वाब तो नहीं है, क्योंकि ख्वाब में भी आप देखते हैं कि आप जाग गए हैं और देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप ख्वाब देख रहे होते हैं, हकीकत नहीं होती। तो मैंने फिर से आंखों को ऐसे मला और अपने आप को ऐसे देखा कि मैं जाग गई हूँ या ख्वाब है। तो फिर एक दफ़ा तसल्ली करने के बाद उस लड़की की तरफ देखा तो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि ये ख्वाब नहीं है, मैं रात को जाग चुकी हूँ, गहरी नींद से जागी हूँ, जिसमें बेचैनी महसूस कर रही थी, तभी जागी हूँ। तभी मेरे सामने वो लड़की खड़ी और वो लड़की खड़ी मुझे देख के मुस्करा रही है, और तभी मैं अपनी चारपाई पे लेटे लेटे उसको कुछ देर देखती रही हूँ। यकीन आ गया कि ये लड़की है और मैं उसको देख रही हूँ। ये लड़की कौन है, क्यों खड़ी है मेरे घर में और क्यों मुझे टिकटिकी बांधी देख रही है। ये सोचते हुए जैसे ही मैं अपनी चारपाई पे उठ के बैठी हूँ तो मैंने देखा उस लड़की ने छलांग लगाई है वहीं खड़े खड़े, और छलांग लगा के वो ऊपर छत पे चली गई है। और जैसे उसने छलांग लगाई और छत पे गई है, मेरी हालत तो ख़राब हो गई थी पहले भी, डर तो मैं पहले भी चुकी थी, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थी। छलांग लगा के जब ऊपर गई है तो मेरी हार्ट बीट जो पहले ही तेज़ थी, मेरे जिस्म के अंदर जो बेचैनी थी वो अब समझ आई थी किस वजह से थी। मैं चीख मारना चाहती थी, मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी खौफ की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे बैठे हुए किसी ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया हो। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं कोई चीख नहीं मार रही थी। तब मेरी आंखों ने देखा वो छत पे खड़ी हुई है, तो छत के साथ जो बनी हुई दीवार है, उस दीवार पे, सिंगल दीवार पे जिस पे इंसान चल नहीं सकता, इतनी ऊंची दीवार है, उस दीवार पे उसने चलना शुरू कर दिया। और कहती है मैं उसको देख रही हूँ, अब वो दीवार पे चलती हुई जा रही है, मैं चीख अभी भी नहीं मार रही हूँ, मेरा वजूद जिस्म जकड़ा हुआ है। और उसको मैंने चलते चलते देखा, सिर्फ गर्दन एक है जिसको मैं मोड़ पा रही हूँ, बाकी जिसमें तो लगता है जान ही नहीं है, हरकत नहीं कर पा रही। कि उसको मैंने देखा वो सामने वाली दीवार पे गई और मेरी आंखों के सामने वहाँ से गायब हो गई।
और जैसे ही उस दीवार से गायब हुई तभी मेरी निगाह पड़ी कि मैंने वापस मुड़ के देखा तो उसी जगह से जहां वो चलना शुरू हुई थी, ऊपर छत पे, नीचे छलांग मार के जहां छत पे जाके खड़ी हुई थी, उसी जगह पे वापस छत पे खड़ी है। और फिर मैंने देखा अब उसने दूसरी दीवार पे चलना शुरू कर दिया है। वही सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए लड़की, बिल्कुल उसका नॉर्मल चेहरा है, कोई इतनी खूबसूरत या कोई इतनी बदसूरत नहीं है, नॉर्मल चेहरे की लड़की है। लेकिन उसके चेहरे को ऐसे देख के लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, माइनर सा, हल्का सा देख के लगता है कि उसके चेहरे में से रोशनी निकलती है, यानी उसका चेहरा रोशनी से बना है, हल्का हल्का महसूस होता है, वरना क्लियर की इंसान नजर आती है। और मैंने उसके देखा वो उसी छत पे मौजूद है, दूसरी दीवार पे उसने चलना शुरू कर दिया। चलते 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 वो सामने तक गई और उसके बाद गायब हो गई। और मैं बैठे बैठे, मेरा वजूद उसी तरह जकड़ा हुआ है, चीखो पुकार, आवाज कुछ भी नहीं मैं कर पा रही, मैं बैठी हुई बेबस होके। और फिर जहां वो गायब हुई थी वहीं पे वो वापस आ गई है, एकदम से गायब हुई है, कुछ भी नहीं था वहां पे। और एकदम से ऐसे मुझे महसूस हुआ कि दो रोशनियां आई हैं, एक इस जगह से और एक इस जगह से रोशनियां आई हैं, और दोनों रोशनियां आके आपस में टकराई हैं, और उसके टकराने से फिर से उसका वजूद उसी जगह पे मौजूद था। रोशनियां तो नहीं, मतलब रोशनियों की तरह का कह सकते हैं, रोशनियों की तरह की चीज थी, वो टकराई है और उसका वजूद फिर से वहीं पे बन गया है। और दोबारा वो चलती चलती उसी छत पे आके खड़ी हो गई है। और मैंने उसको जब छत पे देखा, मैं गर्दन सिर्फ हिला पा रही हूँ, आंखों को घुमा पा रही हूँ, उसको देख पा रही हूँ, और जैसे वो सामने छत पे आके खड़ी हुई है तब मैंने देखा है वो छत से आगे आ गई है। अब छत के आगे तो ज़मीन थी, उसको नीचे गिर जाना चाहिए था। दीवार पे तो चलो चलती हुई मुझे नज़र आई थी, लेकिन अब वो आगे की तरफ बढ़ी है तो उसको नीचे ज़मीन पे गिर जाना था, चाहिए था, क्योंकि छत वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो गिरी नहीं, बल्कि आगे जब आई है तो हवा में आके खड़ी हो गई है। और जैसे ही वो हवा में खड़ी हुई है, जो उसके खुले हुए बाल थे वो लहराना शुरू हो गए। उससे पहले जब वो दीवारों पे चल रही थी उसके बाल लहरा नहीं रहे थे, लेकिन जब हवा में आके खड़ी है तो उसके बाल लहराना शुरू हो गए। अब इंसान की कितनी बुरी हालत हो जाए जो अपनी आंखों से इस तरह का मंजर देख रहा हो, उसके बाल लहरा रहे हैं और हवा में खड़ी है। और तभी मैंने देखा वो चली है वहाँ से उड़ती हुई, यानी कि हवा में ही हल्की 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 हल्की, बिल्कुल हल्की, इतनी हल्की जैसे महसूस ही नहीं हो रहा, लेकिन वो आगे की तरफ आ रही है। उसका चलना, हवा में उड़ते हुए आना इतना मामूली है, इतना आहिस्ता है कि महसूस ही नहीं हो रहा कि वो चल रही है। उसके पाँव एक जगह पे साकित हैं, उसके अभी भी बाल लहरा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक तब्दीली जो उसके अंदर आ चुकी है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट आ चुकी है। तो उसके दांत जो सामने आए हैं तो बहुत ही भयानक बारीक बारीक उसके दांत हैं, और उसकी जो आंखें हैं वो सफ़ेद हो गई हैं। अभी तक उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह थीं, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो हवा में उड़ती 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 आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरफ आ रही थी। यहाँ तक कि वो इस अंदाज में उड़ती हुई बिल्कुल मेरे पाँव वाली साइड पे सामने उड़ती हुई खड़ी है, और मैं वहीं बैठी हूँ, मेरा जिस्म जकड़ा हुआ है और मेरे सामने वो आके खड़ी है। और उसी वक्त उसने हाथ का ऐसे इशारा किया है, जैसे हाथ से कोई किसी को धक्का देता है, ऐसे उसने हाथ का इशारा किया है। और मैं जो बैठी हुई थी, मैं धड़म करके गिर गई हूँ चारपाई पे। उसके हाथ के इशारे से बाकायदा मुझे धक्का पड़ा है बड़े ज़ोर शोर से, और मैं चारपाई पे गिर गई हूँ उस धक्के से। जैसे ही मैं गिरी हूं तो उसके बाद वो एकदम से ऐसे उड़ती हुई मेरे पाँव के पास आके खड़ी हुई है। जैसे ही वो उड़ती, इस दफ़ा वो तेज़ी से आई है, ऊंचाई में उड़ रही थी, ऊंचाई में खड़ी हुई थी, लेकिन तेज़ी से उड़ती हुई बिल्कुल मेरे पाँव के पास आई है। तब मुझे ऐसा लगा है मेरा जकड़ा हुआ वजूद जो था जैसे आज़ाद हो गया हो। ऐसा लगा जैसे अब मैं चीख मार सकती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं होश में आ गई हूँ। ऐसे होश में तो ठीक, ऐसे लगता है कि मैं अब इस काबिल हो सकी हूँ कि किसी को मदद के लिए पुकार सकूं। कि तभी मेरे मुंह से एकदम से चीख निकली, और फिर मैंने मुसलसल चीखें मारनी शुरू कर दी। फिर मुझे याद नहीं वो कहाँ गई, खड़ी रही, गायब हुई, क्या हुआ। मैंने आंखें बंद कर दी और मैं चीखें मारती जा रही थी कि आप लोग सारे जमा हो गए। तब मैंने देखा वो सामने नहीं थी। अब सब पूछ रहे हैं कहाँ पे, किस जगह पे।
अम्मी ने बताया सामने इस जगह पे। अब रिश्तेदारों का घर था, वो भी उठ के आ गए थे, वो भी ये सारी बात सुन रहे थे, अम्मी को नॉर्मल कर रहे थे। अम्मी नॉर्मल हो गई तो उन्होंने कहा फिर एक काम करें, आप सारे उठें, चल के हमारी बैठक में सोएं। अब यही एक हो सकता था, जितनी खौफ की एक बन गई थी सिचुएशन, तो कौन सो सकता था घर में। तो सब के सब अपने अपने बिस्तर तकिए उठाने शुरू हो गए कि जो उनकी बैठक है वहीं पर रात ही गुजारनी है, लम्हे पड़ जाते हैं, सुबह देखते हैं घर का क्या करना है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाज़ें हम सुन चुके थे, हल्का फुल्का महसूस कर चुके थे, लेकिन अम्मी ने जो कुछ बताया था, महसूस किया था, ये तो बहुत ज़्यादा था, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये कैसे रहेंगे। वो कहते हैं जी सारे अपने अपने सामान उठाने लगे तो शुएब कहते हैं मैंने कहा मेरी बात तो सुने, आप लोग किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा उधर बैठक में सोने। तो मैंने कहा कब तक उनकी बैठक में सोएंगे। मसला ये है, ये हमारा अपना घर है, हम अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या रोज अब हम दूसरों की बैठक में सोया करेंगे, सारे एक ही जगह पे, यहां घर में नहीं रहेंगे, ये कौन सा हल है। तो सबने कहा यार छोड़ो बहस, चलो आगे बैठक में सो जाओ। वो कहते हैं जी सब अपने अपने बिस्तर लेके जब जाने लगे तो मैंने कहा जी मैं तो घर में सोऊंगा। वो कहते हैं पागल हो गए हो, ये वाकया हो चुका है, इस तरह अम्मी ने देखा सबको। मैंने कहा कुछ भी हो जाओ, मैंने तो इधर सोना है, मैं नहीं जा रहा। तो मेरे भाई जो हैं हाफिज कुरान है, हाफिज साहब बोले हैं, और मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैं भी इसके साथ ही सोऊंगा, कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे। अब घर वालों ने दोनों को कहा, जब दोनों ने कह दिया हम रह लेंगे, तो उन्होंने कहा जब भी ठीक है, मर्जी है, घर है, रहो। अब सारे साथ ही घर के बाहर उनकी बैठक थी, वो घर से बाहर निकले, उन्होंने बैठक के अंदर चले गए और हमने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पे आके लेट गए। अब सारा मंजर हम सुन चुके थे, अम्मी ने जो कुछ बताया था उससे पहले भी वो देख चुकी थी एक लड़की को, और आज तो उन्होंने जो देखा था वो हद ही हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में उस वक्त पता नहीं क्या ऐसा जुनून सा उठा कि मैंने कह तो दिया हम रह लेंगे, घर है, ये है, वो है, लेकिन अब दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अब लग रहा था कि नहीं यार कह तो दिया, लेकिन कोई इतना ईजी नहीं है रहना। मैं अपनी चारपाई पे लेटा, साथ वाली चारपाई पे मेरा भाई हाफिज लेटा हुआ। थोड़ी देर मेरी आंखें खुली हैं और मैं जाग रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही और मैं लेटा हुआ हूं। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ मेरा भाई जो हाफिज था वो सो गया था और वो खराटे ले रहा था। इसका मतलब है उसको नींद आ गई थी, इतनी गहरी नींद इसको आई हुई थी। इस सारे वाक़े पे वो जाग तो गया था, लेकिन जब अम्मी लोग सोने चले गए तो आके चारपाई पे लेटा तो फौरी तौर पे सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बार बार यही सोच रहा था ये क्या हुआ है, अम्मी ने क्या महसूस किया है। मैं कुछ देर जागता रहा, आधा घंटा 45 मिनट, मुझे सही टाइम नहीं याद, लेकिन मैं ऐसे जागता रहा। जागते जागते मुझे लगा कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने भाई की तरफ देखा था, भाई गहरी नींद सो गया था, खराटे ले रहा था और मैं अपनी चारपाई पे लेटा था, तो मैंने भी लेटे लेटे घर के सारी दीवारों की तरफ देखा था। वो सारी कहानी जो अम्मी ने सुनाई थी मैं भी उसको देख रहा था कि इस दीवार पे किसी को चलते हुए देखा है, इस छत पे देखा है, इस तरह छलांग मारी है, ऊपर गई है, इधर गई है, उड़ती हुई इस तरह गई है, ये क्या अम्मी ने देखा है। तो ये सोच के मेरे अंदर और घबराहट आ गई। मैं जाके शायद लेट जाता और लेटा रहता तो शायद मैं इतना ना डरता, लेकिन उन बातों को सोच के मुझे ऐसा लगा अगर ये हुआ है तो फिर तो बड़ा खौफनाक है और मैंने क्यों बेवकूफ़ी की। चलो ठीक है, अकेला नहीं हूँ, भाई साथ है, मैं तो जज्बाती होके कह रहा था, ये थोड़ा कह रहा था कि इस घर में रहना है। अब वो मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आधा घंटा जागते जागते पौना घंटा हो गया, तो मुझे लगा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है सब ओके है, मुझे सो जाना चाहिए। तो कहते हैं जी मैं फिर आंखें बंद की और सो गया। मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गहरी नींद नहीं सोया था। कच्ची पक्की नींद होती है कि जब आप थोड़ा सा नींद में भी होते हैं, जाग भी रहे होते हैं, ऐसी ही कैफियत में था कि किसी ने मेरे पाँव को पकड़ के जोर से उठा के नीचे पटका। अब क्योंकि नींद गहरी नहीं थी, इतना होश था कि जैसे ही मेरे पाँव पे हाथ रखा और मेरे पाँव को उठा के मारा, मेरा पाँव बड़े ज़ोर से ज़मीन पे उस पर चारपाई पे लगा, तो एकदम से मेरी आंख खुल गई।
झटका लिया मैंने, और उसी लम्हे एक आवाज़ क्लियर मेरे कानों ने सुनी, तू यहां रुकेगा। मतलब एक लड़की की आवाज़ थी। ये जुमला जो बोला गया था, तू रुकेगा, तू यहां नहीं, तू रुकेगा, तो लड़की की आवाज़ में बोला गया था, लेकिन बहुत क्लियर भी नहीं था, लेकिन समझ आ गया था कि ये जुमला बोला गया है, तू रुकेगा। और जैसे ही मैं नींद की सी हालत में पाँव को उठाया, नीचे फेंका गया और किसने कहा तू रुकेगा, जो मैंने ये जुमला सुना तो मेरे आंखें खुल गईं, क्योंकि मैंने एक जुमले को सुन लिया था। उससे पहले मैं सोच रहा था कि नींद में मैंने खुद डर के अपनी टांग ज़मीन पे मारी है, चारपाई पे मारी है, या वाकई किसने उठाई है। अभी तक उस चीज़ को मुझे क्लियर नहीं हुआ था। और जब मैंने एक आवाज़ भी सुनी तो चौंक गया, आंखें खौफ की वजह से डर सी गईं, और मैंने कहा यार ये मैंने क्या सुना है। तो उसी लम्हे दोबारा से बड़े ज़ोर से मेरे पाँव को, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे नज़र कोई भी नहीं आया, ज़ोर से मेरे उसी पाँव को दोबारा पकड़ा गया और पकड़ के झंझोड़ा गया। पहले नींद की सी हालत में जो मुझे महसूस हुआ था, किसने उठाया और उठा के नीचे फेंका। बड़ी ज़ोर की चोट लगती है और मेरा पाँव दुखना शुरू हो गया था। लेकिन मैं, एक शक तो था ना कि हो सकता है खौफ की वजह से मैंने खुद किया हो, लेकिन वो जब आवाज़ आ गई तुम रुकोगे, और उसके बाद पाँव को पकड़ के इतनी ज़ोर से झंझोड़ा गया जैसे कोई ज़ोर से पाँव को पकड़ता है, बाकायदा नाखून चुभे मुझे, नाखून बारीक बारीक सोइयों की तरह के नाखून जो थे, नाखून चुभे, और मेरे पाँव को पकड़ के जैसे कोई ऐसे हाथ को पकड़ के ना ऐसे झंझोड़ देता है, ऐसे ऐसे पकड़ के झंझोड़ देता है, ऐसे मेरे पाँव को पकड़ के ऐसे झंझोड़ दिया गया। तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने जैसे ही चीख मारी तो मेरा भाई हाफिज जो सोया था मेरी चीख सुन के जाग गया और एकदम बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और मैं उठ के बैठा हुआ, भाई मेरे ने मेरी हालत देखी तो एकदम वो समझ गया कि इसके साथ भी काम हो गया है। मुझे कहता क्या हुआ है। मैं कुछ देर से बैठा रहा, जैसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, और मैं सहमा हुआ था और घबराया हुआ था। वो एकदम से अपनी चारपाई से उठा आके मेरे पास आ गया। मुझे कहता है क्या हुआ है। मैंने कहा यार मैं सो गया था। तो मैं तो वहम समझ रहा था, लेकिन पहले भी किसी ने मेरा पाँव उठा के ज़ोर से चारपाई पे मारा, फिर आवाज़ आई तुम रुकोगे, और उसके बाद किसने ज़ोर से मेरे पाँव को बकायदा झंझोड़ा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो मेरे भाई कहता है कौन से पाँव को। मैंने कहा यार ये वाले पाँव को। तो वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के उसने जब मेरे पाँव को देखा तो एकदम मेरे मुंह की तरफ देखा। मुझे कहता है वह तेरे पाँव पे तो बाकायदा ज़ोर मतलब कोई पकड़ के ज़ोर से करे ना तो उंगलियों के निशान छप से जाते हैं। तो मेरे भाई ने क्लियर मुझे कह रहा है यार तेरे पाँव पे तो बाकायदा उंगलियों के निशान है, जैसे मारा गया हो तुझे। मैंने कहा यार मैं बता तो रहा हूँ, पहला मैं भी वहम समझा था, लेकिन जब पाँव को पकड़ के झंझोड़ा गया उस वक्त तो मैं जाग गया था, मेरी आंखें खुली थी, मैंने देखा किसी को नहीं, लेकिन झंझोड़ा गया मेरे पाँव को, नाखून की तरह मुझे बारीक नाखून जिस तरह चुभते हैं नाखून चुभे हैं। कहता है हाँ ऐसे ही निशान है तेरे पाँव पे जैसे किसी के नाखून को निशान हो, और हाथ छपे हुए हैं बारीक बारीक उंगलियां। मैंने कहा यस ये अभी अभी हुआ है। मेरा भाई कहता उठ 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 चलें यहाँ से। मैंने कहा किधर चलें। कहता उधर बैठक में। और मैंने कहा यार वो सारे मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे बड़े बहादुर बन रहे थे, मैंने ही तो कहा था नहीं मैं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो कह भी रहे थे आ जाओ। तो मैंने कहा यार नहीं मैं रुकूंगा। तो अब तो वो सारा मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कहता है यार कौन मजाक उड़ाएंगे, घर वाले ही हैं ना, कोई गैर थोड़े हैं, कोई मसला नहीं है, ये मजाक उड़ाना हम अफोर्ड कर सकते हैं। खुदा ना खासा जिस तरह तेरे पाँव पे बाकायदा निशान पड़े हुए हैं, अम्मी की तो बात को तो कोई तू समझ रहा होगा या बाकी शायद समझ रहे होंगे, पता नहीं अम्मी का वहम है, अम्मी डर गई हैं, क्या हुआ है, ये तो सबूत मिला हुआ है। तेरे साथ जो हुआ है मैं भी समझता वहम है, लेकिन तेरे पाँव पे जिस तरह निशान है उंगलियों के और नाखून बार आ गया, ये तेरे हाथ के निशान नहीं है, बारीक बारीक उंगलियां, तेरे तो हाथ मोटी उंगलियां हैं, ये बारीक बारीक उंगलियों के अभी अभी के निशान है, नाखून लगे हुए हैं, अभी अभी के नाखून है। इस तरह जैसे नाखून लगते हैं तो ऊपर से वो आपकी ये खुरचा जाता है, ऐसे खुरचा गया था तेरा पाँव, उठ। मैंने कहा यार भाई बात सही कह रहा है, यहाँ लेटना नुकसान उठाना है, वो बेइज्जती कबूल है, या यहाँ लेटना नहीं चाहिए। मैंने कहा उठ भाई नहीं लेटते। हम दोनों भाई उठे हैं, दरवाज़ा खोला, जाके बैठक का दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर खटखटाया तो घर वाले पूछते हैं कौन, वो डरे हुए थे, वो फिर से जाग गए थे, अभी तो कोई प्रॉपर सो नहीं सका था। मैंने कहा जी शुएब दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं और मेरा भाई अंदर दाखिल हो, कहते हैं क्या हुआ है। हमने कहा हमारे साथ भी हो गया। मैंने कहा मेरे साथ भी हो गया। कहते हैं हमने तो तुम्हें पहले मना किया था, तुम्हें बहुत ज़्यादा हुई थी, चलो अंदर आ जाओ।
खैर हम अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह हुई तो हमारे एक करीबी रिश्तेदार है, बहनोई हैं, उनका गद्दी नशीनी का इस तरह का सिलसिला है, वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, रूहानियत और अमलियात वगैरह सारा इस तरह जानते हैं। उन तक सारी खबर पहुंचाई गई कि इस तरह मामला है और रात ये हुआ है, घर में इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, मैं आता हूँ घर। अगले दिन जब उन तक पैगाम पहुंच गया, वो घर आ गए। उन्होंने आके घर के अंदर मुझे कहा सारे बाहर चले जाओ, मुझे ज़रा एक दफ़ा पढ़ाई करने दो। वो अंदर दाखिल हुए, सारे घर को पढ़ते रहे, क्या करते रहे, किसी ने नहीं देखा। जब बाहर आए तो बोले पानी का जग ले आओ, तुम्हारा घर एक नहीं जिन्नात से भरा पड़ा है, और जो कुछ तुम लोगों ने देखा है वो वहम नहीं है, जिन्नात हैं। वो लड़की है जो वो जिन्नात में से है, वो रूप धार के, इंसानी रूप धार के वो लड़की के रूप में आई थी। परेशान मत हो, मैं निकाल देता हूँ। उनको पानी और जो सामान उन्होंने मांगा उनको दे दिया गया। वो फिर अंदर एक कमरे में चले गए। हम लोग बाहर सहन में थे, कमरा उन्होंने बंद कर लिया। तकरीबन उस कमरे के अंदर वो 1.5 से 2 घंटे के दौरान, हमने टाइम नहीं देखा लेकिन अंदाज़ा है 1.5 से 2 घंटा उस कमरे के अंदर पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। और 2 घंटे बाद जब बाहर निकले, उन्होंने कहा इस कमरे के अंदर तो मैंने पानी छिड़क दिया है, ये लो बाकी छिड़को। उन्होंने ख़ुद भी काफ़ी घर के अंदर पानी छिड़क दिया और पढ़ते रहे, पानी छिड़कते रहे, पढ़ते रहे, पानी छिड़क रहे। और उसके बाद पानी हमें दे दिया कि अब ये घर के अंदर मैंने पूरी हर जगह पे पानी छिड़क दिया है, घर का अब कोई मसला नहीं है, कल से बाकी कुछ दिन तक तुम लोगों ने ये पानी छिड़कते रहना है, मैंने पानी बना दिया है। आज के बाद ये मखलूक तुम्हें तंग नहीं करेगी, क्योंकि उस घर के अंदर उन्होंने पानी छिड़क दिया था। और वो कुछ देर घर रहे और उसके बाद चले गए, और अगली रात फिर से सोना था। लेकिन डर तो सबके अंदर था कि वो पढ़ाई तो हो गई है, जो चीज़ भी थी उसको निकाल गए हैं, लेकिन फिर भी अब ये था कि अपने घर में सोएं या बैठक में सोएं। तो घर वालों ने यही फैसला किया जी घर के अंदर ही सोते हैं और जागते हैं, ज़रा कोई मसला हुआ तो एक दूसरे को आवाज़ देंगे। वैसे भी खौफ की वजह से किसी को नींद तो नहीं आएगी, वो 2 बंदों के साथ रात वाक़या हो चुका है, शुएब के साथ भी, अम्मी के साथ भी। तो खौफ की वजह से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन सारे लेटे रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो गया तो एक दूसरे को आवाज़ दे देंगे और बाहर चलेंगे, और नहीं होता तो फिर ठीक है। रात हो गई, खाना वगैरह खा के जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने चारपाई की तरफ जाते हैं, सारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारपाई की तरफ चले गए और सब सोने के लिए लेट गए। लेकिन किसी को भी नींद, दूर दूर तक नींद का निशान नहीं था, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। एक खौफ था, रात का अंधेरा था। आज हमने रोशनियां भी जला रखी थी कि खुदा ना खास्ता आज कोई भी वाक़या होता है तो रोशनियां जली हुई हों। जब अंधेरा कर देते हैं तो और ज़्यादा आप पे खौफ सवार हो जाता है। सब अपने अपने बिस्तर पे जाग रहे थे, नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। रात के 12, 1, रात का 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5, 6, यहाँ तक कि शायद इक्का दुक्का उनमें से कोई सो भी गया हो। सुबह हो गई जागते जागते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगला दिन गुजर गया, फिर रात आ गई। तो इस रात को फैसला हुआ कि आज फिर से जागेंगे, लेकिन रोशनियाँ बुझा देते हैं। कल रात भी नहीं सो सके तो हमने रोशनियाँ बुझा दी। कुछ लोग इक्का दुक्का सो गए, बाकी खौफ की वजह से जागते रहे, और उस रात भी खैरियत ही रही, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारी नींदें पूरी नहीं थी, हम मुसलसल जाग रहे थे, ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता यकीन आता गया कि वो जो आवाज़ें आती थी अब तो सिर्फ आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। जब वो बहनोई पढ़ाई करके गए थे, पानी हम छिड़क रहे थे बाकायदा से, पहले वो खुद छिड़क के गए थे। वो जो खटका, आवाज़, हंसना, रोना, कुछ भी रोज़ाना की बुनियादों पे महसूस होता था। आखिरी दिनों में जब अम्मी डरी थी, मैं डरा था, उससे पहले तो शुरू में कभी कभी आवाज़ें आती थी, बाद में तो जब हम डरे थे मुसलसल आवाज़ें आनी शुरू होगी। लेकिन इन 2 रातों में, जिसमें पहली रात हम लाइट जला के सोए, दूसरी रात हम लाइट बुझा के सोए, कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो सुबह उठ के सबने यही फैसला किया, क्लियर हो गया है घर, आवाज़ तक नहीं आती। वो लड़की तो दूर की बात है, कोई शोर तक सुनाई नहीं देता, जो सारा खटका, हंसना, रोना, चलना, ये वो कुछ भी नहीं था। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर उस घर में जितना अरसा हम किराए पे रहे, कोई भी आवाज़ उस घर के अंदर नहीं आई। बहनोई आते थे, चक्कर लगाते थे, आके देखते थे, कहते नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना। वो आके फिर भी पढ़ते थे, चेक करते थे, लेकिन सब कुछ सुकून में रहा। और उसके बाद फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो गए, अपना घर बना लिया, वो हमने घर छोड़ दिया। उसके बाद जो मुझे शुएब ने कहानियाँ भेजी अपने वालिद साहब की, वो बड़ी खौफनाक हैं। क्योंकि जो इनके दादा थे, असल में उनका इस तरह का इन जिन्नों से, भूतों से और चुड़ैलों से इस तरह का वास्ता पड़ता था कि इनके वालिद का भी वास्ता पड़ता रहा।
और इनके वालिद के साथ ज़िंदगी में भूतों और चुड़ैलों के ऐसे वाक़यात हुए कि मैं खुद भी हैरान हो गया। और उन्होंने मुझे वो भेजे हैं जो उनके वालिद साहब के साथ इस तरह के मामलात थे। तो अभी क्योंकि टाइम इस तरह हो गया है, कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट आपको सुनाऊंगा। क्योंकि ये कहानी तो यहाँ तक मुकम्मल हो गई है, वो वैसे भी अलग से स्टोरी है, लेकिन वो बड़ी खौफनाक है उनके वालिद की। बहादुर बंदे थे भी, अल्लाह उनको सेहत दे। वैसे वो बीमार हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बिस्तर पे हैं। तो अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। आप सबको अल्लाह ताला, सुनने वालों को ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबकी मुरादें पूरी करे, मंजिलें आसान हों और दिल की जितनी भी ख्वाहिशें नेक वो सारी पूरी हों। तो इनकी जो बाकी जितने भी वाक़यात हैं वो एक अलग ही कहानी है, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, पार्ट 2 नहीं कह सकते, वो टोटली अलग है। क्योंकि उनके वालिद और उनके दादा की कहानियाँ हैं, तो वो इंशाल्लाह कल मैं आपको अगली एक एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊँगा। ये पार्ट वाइज नहीं है, अलग ही कहानी है। वो तो माजरा ही कुछ और है। जिन्नात खाना कैसे खाते थे और चुड़ैल का और जिन का वाक़या। तो एंड पे जिस तरह मैं कहता होता हूँ, आप भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए और छोटे से असूल हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें कि आप जब मुझे कहानी सेंड करें तो ये शुरू में ज़रूर बता दिया करें कि आपका रियल नाम क्या है, रियल लोकेशन क्या है, सब बता दें। और उसके बाद ये भी बताना होता है, बताने के बाद कि सब कुछ मैंने रियल बताना है या फ़र्ज़ी बताना है, ये ज़रूर किया करें। और उसके बाद जो तरीका है भेजने का, कहानी आप लिख के भेज सकते हैं। अच्छा, जो वॉइस मैसेज मुझे रिकॉर्ड करके भेजते हैं वो बाजू का डिलीट कर देते हैं उनसे, वो फिर मुझे कहानी मिलती नहीं है। लिखा हुआ कभी डिलीट नहीं होता मेरे पास। जो भी कहानी मुझे लिख के भेजता है वो हमेशा मेरे पास महफूज रहती है। तो आप कहानी मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, आप उसको सेंड कर दें जब व्हाट्सएप पे, लिखा हुआ या वॉइस मैसेज। आखिरी लफ्ज़ फिर से एंड में एक लफ्ज़ आपने लिखना है, स्टोरी, STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है। जब मैं देखूंगा नीचे स्टोरी लिखा हुआ है तो उसको मैं नंबर देकर सेव कर लूँगा और आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं इसको रिपीट करता हूँ, +923136655500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बन जाएगी। तो आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।